नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईएएस फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी जिसमें कहा गया था कि एक अभियुक्त के द्वारा कहा गया था कि उसके खिलाफ जो मुकदमा उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट का चल रहा है वो काफ़ी समय से लंबित है और उसे उसकी कार्रवाई उसके खिलाफ से निरस्त कर दी जाए। ऐसी याचिका पेश की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये उत्तर प्रदेश का जो गुंडा एक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है और हम इस पर विचार करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो कार्रवाई उसने निरस्त करने की बात कही थी उसे निरस्त तो नहीं किया, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत बहुत ही ज़्यादा सख्त है, इसकी जो कार्रवाई होती है वो बहुत ज़्यादा कड़ी होती है, इसलिए इस पर हम विचार करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस खबर के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट क्या है इसे विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले बात करें खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सख्त है उत्तर प्रदेश का गुंडा एक्ट। ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए इस खबर में समझ लेते हैं। पहले बात करेंगे इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम बहुत ही कठोर प्रतीत होता है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन की पीठ ने यह टिप्पणी की कि व्यक्ति की याचिका एक दौरान, यानी जस्टिस जो BR गवई हैं और जस्टिस KB विश्वनाथन हैं, उनकी पीठ ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई 2023 के आदेश को भी उसमें चुनौती दी गई थी। यानी जो याचिका पेश की गई थी उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था मई 2023 में, उसको चुनौती दी गई थी उस याचिका में जिस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। इस व्यक्ति ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में कासगंज की जिला अदालत में उनके खिलाफ लंबित कार्रवाई रद्द कर दी जाए। यानी उसके खिलाफ जो कार्रवाई है जो कि कासगंज के एक जिला अदालत में चल रही है उस व्यक्ति के खिलाफ, उसे निरस्त कर दिया जाए, उसे रद्द कर दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया था। यानी हाईकोर्ट ने उसकी अर्जी या उसने जो याचिका हाईकोर्ट में पेश की थी उस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई न करते हुए उसे खारिज कर दिया था। अब शीर्ष अदालत ने अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि यह अधिनियम बहुत ही ज़्यादा कठोर प्रतीत होता है, हम इस पर विचार करेंगे। यानी उस व्यक्ति ने जिला अदालत में जो उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था उसे रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस अर्जी को निरस्त कर दिया था, रद्द कर दिया था। अब उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील जो डाली, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि यह अधिनियम बहुत ही ज़्यादा कठोर प्रतीत होता है, हम इस पर विचार करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई याचिका पेश की जाती है तो सबसे पहले जिला अदालत में जाती है और जिला अदालत में अगर उस पर सुनवाई नहीं होती या याचिकाकर्ता जिसने याचिका पेश की है उस याचिका से वो संतुष्ट नहीं होता, जो उस याचिका में जो उसे ऑर्डर मिला है या उस याचिका का जो निस्तारण हुआ है उससे अगर वो संतुष्ट नहीं होता तो वो उसे हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है, और अगर ऐसा ही हाईकोर्ट में होता है तो वो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। और इस याचिका में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर में मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य से याचिका पर जवाब मांगा था और कहा था कि अस्थायी अंतरिम आदेश के माध्यम से गैंगस्टर एक्ट के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य से इस याचिका के संबंध में जवाब मांगे और इसे अस्थायी रूप से एक अंतरिम आदेश पारित कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गैंगस्टर एक्ट है उसके तहत याचिका करता है जिसने याचिका दाखिल की है उसके खिलाफ जब तक उस याचिका की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा, कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जाएगी। और बुधवार को याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि गंगा नदी में अवैध खनन के आरोप में 1986 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत उस पर मामला दर्ज किया गया था। यानी उसके वकील ने कहा था कि गंगा नदी में अवैध खनन के आरोप में 1986 का जो अधिनियम है उसके प्रावधानों के तहत उस याचिकाकर्ता पर जो मामला है वो दर्ज किया गया था। वकील ने तर्क दिया कि इससे पहले कथित तौर पर अवैध खनन से संबंधित एक अन्य प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यानी याचिकाकर्ता पर अवैध खनन से संबंधित ये जो खनन उसने गंगा नदी में जो अवैध खनन कराया था उस पर आरोप लगा था, उसके तहत उस पर कार्रवाई की गई थी। उससे पहले भी उस पर
एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी अवैध खनन से संबंधित, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर खनन से संबंधित अगर प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो एक ही प्राथमिकी जो है दर्ज की जा सकती है। एक ही केस में दो दो प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती, और यानी एक ही आरोप के लिए दो बार से मामला दर्ज किया गया। वकील ने तर्क दिया कि एक ही आरोप के लिए याचिकाकर्ता को याचिकाकर्ता पर जो है दो बार मामला दर्ज किया गया है। उस पर राज्य की ओर से पेश वकील ने अधिनियम के प्रावधानों का हवाला दिया और पीठ ने कहा कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका भी उसके समक्ष लंबित है। यानी इसी तरह की एक और याचिका थी जो सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है, जो कि जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, उनकी वैधता को ऐसी याचिकाएं चुनौती देती हैं, इन पर विचार करना है। और याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि उसे गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी में झूठा फंसाया गया है। यह मामला एक अन्य मामले के आधार पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। यानी जो वकील है याचिकाकर्ता का, उसने कहा था कि उसके खिलाफ जो गैंगस्टर अधिनियम के तहत उसे फंसाया गया है वो झूठा है, क्योंकि अन्य मामले के आधार पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत उस पर यह मामला दर्ज किया गया है जिसमें उसका नाम ही नहीं है। अब ये तो रही खबर की बात जो वर्तमान में अभी उठी है। चलिए समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश जो गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 है, यानी जो गुंडा एक्ट है 1970, उसे समझ लेते हैं। तो लोक व्यवस्था अनुरक्षित रखने की दृष्टि से गुंडों पर नियंत्रण रखने तथा उनका दमन करने के लिए विशेष अनुबंध करने के तहत इसे अधिनियमित किया गया है। यानी लोक व्यवस्था को कायम रखने के लिए और गुंडों पर नियंत्रण रखने के लिए इस गुंडा एक्ट को बनाया गया है। चलिए समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत गुंडा से क्या मतलब है। जो व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153B या 294 के तहत अपराध करता है या करने की कोशिश करता है तो उसे गुंडा माना जाएगा। और इसके अलावा जो व्यक्ति महिलाओं बालिकाओं के अनैतिक व्यवहार दमन अधिनियम 1956 के तहत दोषी ठहराया गया है, यानी महिलाओं के साथ या बालिकाओं के साथ जिस तरह से अनैतिक व्यवहार करता है, तो या उनका जो एक अधिनियम है अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, उसके तहत अगर दोषी ठहराया जाता है तो उसे गुंडा मान लिया जाएगा। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 या सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 या आयुध अधिनियम 1959 के तहत कम से कम 3 बार दोषी ठहराया गया हो, यानी अगर व्यक्ति उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 और उत्तर प्रदेश जुआ अधिनियम 1867 या उत्तर प्रदेश आयुध अधिनियम है 1959, उसके तहत अगर वो 3 बार दोषी ठहराया गया है तो उसे गुंडा मान लिया जाएगा। और इसके अलावा जो आमतौर पर हताश समुदायों के लिए खतरनाक माना जाता है, यानी जो समुदाय हताश है उनके लिए खतरनाक माना जाता है, उसे इस श्रेणी में रखा जाता है। और जो अक्सर अभद्र टिप्पणी करता रहता है या महिलाओं या लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, उसे गुंडा मान लिया जाएगा, या फिर एक दलाल व्यक्ति। ये सब कैटेगरीज थी जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को गुंडा मान लिया जाएगा। और उसके ऊपर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम है, उसके तहत जो है उस पर कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हमने समझा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने एक याचिका दाखिल की जिसमें उसने कहा कि उसके खिलाफ जो कासगंज की जिला अदालत में एक मुकदमा लंबित चल रहा है उसे रद्द कर दिया जाए, जिसमें उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही थी। जो कि याचिकाकर्ता था उसमें संलिप्त नहीं था, लेकिन उसे झूठा फंसाया गया था। इस आधार पर उसने कहा था कि उस पर जो कार्रवाई हो रही है उसे रोक दी जाए। और इसके अलावा जो याचिकाकर्ता है उस पर एक ही अपराध में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई थी जो कि असंवैधानिक है। लेकिन इस पर जो प्रदेश की तरफ से जो वकील पेश हुआ था उसने तर्क भी दिया था कि ऐसा नहीं है कि एक ही प्राथमिकी 2 बार दर्ज की गई हो। उस पर उसने तर्क दिया था कि इस आधार पर जो है अलग अलग तरीके से एक ही प्राथमिकी इसके ऊपर दर्ज नहीं की गई है। और इसके साथ साथ हमने समझा कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 है, उसके प्रावधान समझे कि आखिरकार क्या होता है लोक व्यवस्था को कायम रखने के लिए और जो गुंडे हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिनियमित किया था। और इसके अलावा हमने कैटेगरी समझी थी कि किस हिसाब से कोई व्यक्ति जो गुंडा माना जा सकता है, यानी जो अभद्र टिप्पणी करता रहता हो, लड़कियां या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता रहता हो, या फिर कोई व्यक्ति दलाल हो, तो उसे गुंडा की श्रेणी में रखा जा सकता है।
तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित अदर वीडियो नोटिफिकेशन और टेलीग्राम वीडियो पीडीएफ्स के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी, तो आप इस इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।